हेलो एवरीवन, ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की एमसीक्यू सीरीज चल रही है सेकंड ईयर वालों के लिए और इसका ये पार्ट 5 है। और इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपको कोई भी समस्या हो आप नीचे पूछ सकते हैं और जवाब जरूर दिया करिए। तो आज का पहला सवाल है हमारा, रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के रिफ्लो जोन में पहुंचने वाले शिखर तापमान की सीमा क्या होती है? What is the range of peak temperature reached at reflow zone of reflow soldering process? तो हमने आपको बताया था रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस में क्या होता है। हम बहुत सारी पीसीबी लेते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम सोल्डर, यहाँ उसके लेग्स रहते हैं, लेग्स पे हम सोल्डर लगा करके उसको हीट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, पीसीबी जनरेट करते हैं, माउंट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्लो सोल्डरिंग। अब रिफ्लो सोल्डरिंग में पूछ रहा है आपसे रिफ्लो जोन होता है। मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये रहा इसका ग्राफ। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 जोन होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है रिफ्लो जोन जो होता है उसका हमें तापमान बताना है। तो उसका तापमान क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। और जो ये रिफ्लो ग्राफ होता है हमेशा किसके बीच में होता है? टेम्परेचर और टाइम के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? टेम्परेचर और टाइम के बीच में रिफ्लो ग्राफ होता है। इसमें 4 सेक्शन आपको बताया था हमने, और उसमें तीसरा सेक्शन होता है रिफ्लो सेक्शन, या फिर कह लो रिफ्लो जोन। क्या होता है हमारा? कुछ इस तरह से ग्राफ था। ये हमारा रिफ्लो जोन था, ये हमारा कूलिंग जोन था, ये प्री हीटिंग था, ये थर्मल शॉक था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है कि रिफ्लो जोन का टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। ये रहा आपका रिफ्लो प्रोसेस। जैसे ये दिख रहा है ना, एक रिफ्लो ओवन होता है। देखो पीसीबी, कई सारी बहुत सारी पीसीबी माउंट होकर के जा रही है, रिफ्लो प्रोसेस पूरा हो रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है हाउ द फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ सोल्डर जॉइंट इज अचीव बाय यूजिंग रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। ध्यान से देखिए, टाका लगाने की प्रक्रिया का उपयोग करके टाका लगाने वाले जोड़ की फाइन ग्रेन संरचना कैसे प्राप्त? फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन मतलब बहुत अच्छी, जिसमें हमें प्रॉब्लम ना मिले। प्रॉब्लम इन द सेंस कि मान लीजिए जो सोल्डरिंग हम कर रहे हैं, ये लीड्स लगे हुए हैं, सोल्डरिंग एकदम गंदी तरीके से ना हो, बिल्कुल परफेक्ट सोल्डरिंग हमें करनी है। समझ लो एक तरह से परफेक्ट सोल्डरिंग और परफेक्ट संरचना बनानी है, उसको हम कह रहे हैं फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन संरचना कैसे प्राप्त होती है? तो हम जब गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद एकदम फास्ट कूलिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है? फाइन ग्रेन संरचना प्राप्त होती है। कैसे कूलिंग करना? तेजी से ठंडा करना है। उसकी दर क्या होगी? तेजी से ठंडा करने की दर से हम करेंगे। ठीक, स्लो कूलिंग रेट से हमारा ठंडा नहीं होगा। ठीक, और हाई थर्मल शॉक टाइम से कोई मतलब नहीं है। हमें पूछ रहा है कि ग्रेन जो स्ट्रक्चर है उसका बहुत फाइन कैसे होगा, तो वो कैसे होगा? हमारा फास्ट कूलिंग रेट से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रवाह टाका फ्लो सोल्डरिंग लगाने की प्रक्रिया में शीतलन क्षेत्र की विशिष्ट तापमान सीमा क्या है? देखो वहां पूछा था रिफ्लो जोन की तापमान कितना था, तो हम कितना था याद है सबको? कितना था नीचे बताओ? 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस कितना था? रिफ्लो जोन का तापमान कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर? व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर रेंज ऑफ कूलिंग जोन? किसका? कूलिंग जोन का। किसमें? फ्लो रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस में। तो कूलिंग जोन का टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री से 100 डिग्री। कितना? 30 डिग्री से 100 डिग्री। हमें एकदम जल्दी से ठंडा करना है। देखो पिछले सवाल में हमने कहा ना फास्ट कूलिंग रेट होता है, फास्ट कूलिंग रेट होता है। हम ये रिफ्लो, ये हमने ग्राफ अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया है, यहाँ पे भी ग्राफ बना हुआ। पहला है हमारा प्री हीटिंग जोन, जिसमें हम बताया था धीरे धीरे हीट अप करते हैं। कैसे करते हैं? धीरे धीरे हीट अप करते हैं। फिर थर्मल शॉक होता है। थर्मल शॉक के बाद क्या होता है? हमारा रिफ्लो जोन होता है। अब रिफ्लो जोन में हमारा ये पीक पे रहता है। फिर क्या करते हैं? तेजी से बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। किसको? हमारा जो एसएमडी हम पीसीबी लेते हैं उसको तेजी से ठंडा कर देते हैं। तो हमारा वो क्या होता है? कूलिंग जोन में। उसमें टेम्परेचर भी आपको बताना है, तो 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल कहता है सर्किट बोर्ड की असेंबली के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? Which fabrication technology is used for the assembly of the circuit board? सर्किट बोर्ड बना रहे हैं, उसकी असेंबली कर रहे हैं, मतलब ढेर सारे कंपोनेंट्स में लगा करके उसको एकदम पॉलिश वॉलिश करके उसको एकदम तैयार कर रहे हैं, पीसीबी को तैयार कर रहे हैं। तो उसमें हमारा पूछ रहा है उस तकनीक, किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोचिप फैब्रिकेशन। क्या कहते हैं? माइक्रोचिप फैब्रिकेशन। ये रहा हमारा माइक्रोचिप फैब्रिकेशन। ये कई लेयर होते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं मल्टी लेयर। मल्टी लेयर क्या कहते हैं? मल्टी लेयर पीसीबी। ठीक है, आप सभी ने अपने अपने लैब में देखा होगा, नहीं तो यहाँ पे डायग्राम है, देखो इस तरह की पीसीबी आपने देखी होगी। इसमें क्या होता है? सिंगल लेयर होता है, मतलब सिर्फ पीछे की तरफ वो ट्रैक बने होंगे और आगे से आप कंपोनेंट इसमें लगाएंगे और पीछे से हम सोल्डर लगाते हैं। तो ये कौन सा लेयर होता है? ये सिंगल लेयर फैब्रिकेशन होता है। कौन सा लेयर होता है? सिंगल लेयर फैब्रिकेशन। तो ये वाला जो फिगर है ये हमारा सिंगल लेयर फैब्रिकेशन का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? डबल साइडेड फैब्रिकेशन। इसमें क्या होता है? दोनों साइड, पीसीबी के दोनों साइड हम माउंटिंग कर सकते हैं, मतलब एक कंपोनेंट हम डीप वाला यूज कर लेते हैं, अगला कंपोनेंट हम एसएमडी यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से इनका दोनों साइड में ट्रैक रहता है। तो ये कौन सा वाला है? डबल साइडेड, मतलब इस पीसीबी के इस साइड में भी हम फैब्रिकेशन कर सकते हैं और पीसीबी के इस साइड में भी हम फैब्रिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है? डबल साइडेड फैब्रिकेशन, जिसमें दोनों साइड में हम कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? हमारा जगह बचा, हमारा वर्क बचा, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है इजिली। अगला है प्लेटेड थ्रू होल। इस टाइप का आपको दिखेगा, ये कॉन्टेक्ट बनाने के लिए होता है। ये जो आईलेट है, आईलेट इसको हम डालते हैं पीसीबी में ताकि मेटल का कॉन्टेक्ट बना रहे। ठीक है, इसका ये एक फिगर ये है प्लेटेड थ्रू होल फैब्रिकेशन का। इसमें फायदा यही होता है कि आपका डायरेक्ट जो आपका कंपोनेंट है उसका डायरेक्ट कंटेंट होता है हमारा पीसीबी में। ठीक, ये हमारा प्लेटेड थ्रू होल। तो आपका सवाल का जवाब क्या होगा? माइक्रोचिप फैब्रिकेशन। Which fabrication technology is used to assemble of the circuit board? सर्किट बोर्ड बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किए थे? सिंपल सी बात है, सीपीयू उठा लो, सीआरओ उठा लो, कोई भी भी डिवाइस उठा लो, मोबाइल उठा लो अपने, उस सब में आपने देखा मल्टी लेयर पीसीबी हम यूज करते हैं। मल्टी लेयर मतलब कि जैसे ये पीसीबी है, मान लेते हैं ये पीसीबी है, तो इस पीसीबी के इस साइड में भी फैब्रिकेशन होगा, पीछे वाली साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा, नीचे भी होगा। तो अगर हम पीसीबी के चारों तरफ फैब्रिकेशन कर सकते हैं तो वो हमारा क्या होता है? माइक्रोचिप फैब्रिकेशन, या कह लो मल्टी लेयर फैब्रिकेशन। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल समझ में आ गया बहुत आसानी से। अगला सवाल क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ, देखो वही फिगर दिख रहा है जो पीछे वाले फिगर में था, ये देखो मैच करो, ये फिगर टाइप का दिख रहा है कुछ। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा 65, क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू माउंट कंपोनेंट्स ऑन मल्टीलेयर पीसीबी। जस्ट अभी बताया कि मल्टीलेयर पीसीबी क्या होता है, जिसके चारों तरफ हम फैब्रिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फैब्रिकेशन कर सकते हैं, मतलब कंपोनेंट माउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात कर रहा है, मल्टीलेयर पीसीबी की बात कर रहा है। तो अब पूछ रहा है कि विच टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब ये जो फिगर दिया है ये कोई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का नाम बताना है। अभी पिछले वाले सवाल में हमने आपको बताया यहाँ पे ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? प्लेटेड थ्रू होल। यहाँ पिक्चर था प्लेटेड थ्रू होल का। तो ये हमने पहले ही बता दिया कि ये आप फिगर देखो समझ जाओगे कि ये प्लेटेड थ्रू होल टेक्नोलॉजी, इसमें हम आईलेट का यूज करते हैं जो कि मेटल कॉन्टेक्ट बनाने में सहायक करता है, क्योंकि लीड्स होती है, लीड्स कैसे कॉन्टेक्ट अच्छा बनाएंगे? जब उसको मेटल मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्या सही जवाब होगा? प्लेटेड थ्रू होल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पीसीबी पर कन्फर्मल लेप कोटिंग के रूप में, कन्फर्मल लेप कोटिंग पिछली क्लासेस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, में पैराजाइलिन, पैराजाइलिन को लगाने के लिए किस प्रकार की कोटिंग प्रक्रिया उपयोग की जाती है? पैराजाइलिन एक कन्फर्मर कोटिंग है जो भी पीसीबी पे लगाई जाती है। अब फिर से हम याद दिला देते, कन्फर्मर कोटिंग क्यों लेप हम क्यों लगाते हैं? कन्फर्मर कोटिंग का लेप हम किस लिए लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं हम कन्फर्मर कोटिंग का लेप हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे कोई भी कोरिजन ना हो, कोई भी एटमॉस्फेयर से दिक्कत ना हो, कोई भी मॉइस्चर का प्रॉब्लम ना हो हमारी पीसीबी में। इस वजह से हम कन्फर्मर कोटिंग लगाते हैं पीसीबी पर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कन्फर्मर कोटिंग के रूप में पैराजाइलिन यूज कर रहे हैं। ठीक, पैराजाइलिन यूज कर रहे हैं। अब पूछ रहा है लगाने के लिए किस प्रकार की कोटिंग का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार की कोटिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की कोटिंग प्रक्रिया? ठीक है,
डिपिंग मतलब पीसीबी को डुबाना, ठीक है, ये नहीं होगा। ब्रशिंग यानी ब्रश से पीसीबी को साफ करना, उससे मतलब लगाना कन्फर्मर कोटिंग, ऐसे भी नहीं होगा। स्प्रिंग मतलब छिड़काव करके हम पीसीबी पर ये वाला प्रक्रिया अपनाते हैं, नहीं, इन तीनों से नहीं अपनाते हैं। हमारा होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन। किस प्रोसेस का उपयोग करते हैं? केमिकल वेपर डिपोजिशन, रासायनिक वाष्प जमाव। वाष्प जमाव के थ्रू हम क्या करते हैं? कन्फर्मर कोटिंग प्रक्रिया का उपयोग करके हम यहाँ पे पैराजाइलिन लगाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सोल्डर पेस्ट व्हेन द रैंप अप रेट एक्सीड द मैक्सिमम स्लोप इन रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? सोल्डर पेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है जब रैंप अप दर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में अधिकतम ढलान से अधिक हो जाती है? अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जब सोल्डर पेस्ट पर, सोल्डर पेस्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हमारी सोल्डर पेस्ट की बात हो रही है। तो सोल्डर पेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब क्या प्रभाव पड़ेगा जब रैंप अप दर पिछले अभी डिस्कस किया, रैंप अप दर पर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में अधिकतम ढलान से अधिक हो जाता है। ये रहा हमारा रैंप अप फ्लो, ठीक है, ये रहा हमारा उसका स्लोप। अब इस स्लोप से भी अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मान लो किसी चीज की लिमिटेशन है, ठीक है, किसी चीज की लिमिटेशन है, वो अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाएगा तो क्या होता है? खराब हो जाता है, टूट जाता है, बेकार हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? सबकी एक पावर लिमिट होती है। तो वही कह रहा है, रैंप अप दर फ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में अधिकतम ढलान से अधिक हो जाएगा, अधिकतम ढलान से अधिक हो जाएगा। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस में क्या होगा? क्या होगा हमारा? स्पैटरिंग इफेक्ट होगा। अभी स्पैटरिंग इफेक्ट क्या होता है? जो सोल्डर होते हैं ना, उसको चींटे जगह जगह पड़ जाते हैं। आप सोल्डरिंग करते हो और सही से आप सोल्डरिंग नहीं कर पाते, ज्यादा गर्म हो जाती है वो सोल्डर आयरन, तो ये इफेक्ट आता है, हम क्या कहते हैं उसको? स्पैटरिंग इफेक्ट। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा। फिर से ये देख लीजिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सोल्डर पेस्ट? सोल्डर पेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हेन द रैंप अप रेट एक्सीड द मैक्सिमम स्लोप, रैंप अप अपने मैक्सिमम स्लोप को भी एक्सीड कर दिया है रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस में, तो क्या होगा इसका उत्तर? स्पैटरिंग इफेक्ट, ठीक है। स्पैटरिंग इफेक्ट अभी समझा दिया कि छींटे पड़ जाते हैं हमारे सोल्डर के, जो कि हमारे पीसीबी को खराब कर सकते हैं, हमारी वो अच्छी पीसीबी की सोल्डरिंग नहीं कहलाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। What is the effect on component? कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आफ्टर द रैंप अप रेट एक्सीड द मैक्सिमम स्लोप इन ये सेम क्वेश्चन आपको लग रहा है, ठीक है, इन द हीट जोन ऑफ रिफ्लो सोल्डरिंग। अगर रिफ्लो सोल्डरिंग में हीट जोन ऑफ रिफ्लो, हीट जोन जो रहता है उसका, उससे एक्सीड कर जाएगा, वही सवाल है, बस हमने पूछा, यहाँ पे हमने पूछा उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, और ये होने से क्या हमें लॉस होगा, ये होने से क्या हो जाएगा? तो पीसीबी क्रैक कर जाएगी। क्या करेगी पीसीबी? देखा होगा आपने, जब आप सही से सोल्डरिंग नहीं करते हो तो ट्रैक टूट जाते हैं। ये ट्रैक रहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ कंपोनेंट लगाने हैं और आप इसको गर्म किए जा रहे हो, तो क्या होता है साथ में? ये ट्रैक टूट जाता है, यहाँ से हमारा ट्रैक टूट जाता है, तो आपको दिक्कत होती है सोल्डरिंग करने में। तो हमारा क्या होगा? तड़क कह लो या फिर क्रैकिंग हो जाता है। किसमें? हमारा पीसीबी में क्रैकिंग हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब 69 क्वेश्चन कह रहा है, एट विच जोन द मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर ऑफ द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस इज रीच्ड? रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में अधिकतम स्वीकार्य तापमान किस क्षेत्र में पहुंचता है? अब अधिकतम स्वीकार्य तापमान की बात हो रही है, मतलब कि मैक्सिमम हमें स्लोप देखना है कहां पहुंच रहा है। तो हमने पहले आपको ये बताया था कि यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं या 4 जोन होते हैं। पहला होता है हमारा प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन में हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सोकिंग जोन, इसमें हमारा पीसीबी पे जो भी हमने कंपाउंड लगाया है उसकी सोकिंग प्रक्रिया होती है। फिर हमारा रिफ्लो जोन होता है और कूलिंग जोन होता है। कूलिंग जोन में हमने बताया कि कितने डिग्री होता है? 30 से 100 डिग्री। कूलिंग जोन में हमारा 30 से 100 डिग्री पर तेजी से कूलिंग किया जाता है। रिफ्लो जोन का हमने बताया 20 डिग्री से लेकर के हमारा 40 डिग्री तक गर्म किया जाता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे ज्यादा एक्सीड कहाँ आ रहा है? देखो कौन से जोन में आ रहा है? रिफ्लो जोन। तो फिर से एक बार सवाल कर लेते हैं समझने के लिए। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में ये जो सोल्डरिंग प्रक्रिया हो रही है का अधिकतम स्वीकार्य तापमान किस क्षेत्र में, कहां पे, किस क्षेत्र में पहुंचता है? तो कौन से क्षेत्र में है? हमारा रिफ्लो क्षेत्र में।
बिल्कुल सही साहब, अगर ग्राफ दिमाग में रहेगा तो सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पीसीबी पर बहुलक पॉलीमर कोटिंग लागू करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अप्लाई पॉलीमर कोटिंग ऑन द पीसीबी? पीसीबी पर पॉलीमर कोटिंग किस लिए की जाती है? तो हमारा इसका सही जवाब होगा कोरिजन से, जंग से बचाने के लिए हम पॉलीमर की कोटिंग करते हैं ताकि हमारी पीसीबी पे जंग ना लगे और इजिली हमारा पीसीबी पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है हमारा, और सर्किट कनेक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द कूलिंग रेट ऑफ सजेस्टेड फॉर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? अब रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस का कूलिंग रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कूलिंग रेट। कूलिंग रेट क्या होगा इसका? 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। पर सेकेंड ये 4 डिग्री सेल्सियस कूल करता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डाटा होंगे जो आपको याद करने होंगे। अगला सवाल करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सेसिव इंटरमेटेलिक ग्रोथ कॉज्ड बाय वेटिंग टाइम अबव लिक्विड? नया शब्द मिला, टाइम अबव लिक्विड। क्या मिला? टाइम अबव लिक्विड। हो सकता है आपसे ये पूछ सकता है टैल का फुल फॉर्म क्या है, तो टैल का फुल फॉर्म क्या है? टाइम अबव लिक्विड। और साथ ही में इसको बोल सकते हैं टाइम अबव रिफ्लो। रिफ्लो इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम अबव रिफ्लो। अब सवाल पढ़ते हैं, रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में लिक्विड्स टैल से अधिक समय तक गीले होने से होने वाले अत्यधिक इंटरमेटेलिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारी जो ज्वाइंट होती है वो ब्रिटल हो जाती है। मतलब ये देखो, पहले टैल का मतलब क्या होता है हमारा कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में जो सोल्डर हम पेस्ट ले रहे हैं वो कितनी देर तक गीला रह सकता है। ठीक है, कितनी देर तक वो गीला रहेगा वो हमारा कह रहा है टैल। अब पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया में रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? हमारा जोड़ भंगुर हो सकता है। क्या हो सकता है? ज्वाइंट हमारा ब्रिटल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कारण है फ्लक्स सफाई की कार्यवाही में कमी से रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में खराब, गीलापन और दोषपूर्ण सोल्डर ज्वाइंट होता है? which cause a decrease in flux cleaning action leads to poor wetting and defective solder joint in reflow soldering process? अब क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारा रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस में ये प्रॉब्लम आती है? क्या क्या प्रॉब्लम आती है? गीलापन, दोषपूर्ण सोल्डर ज्वाइंट बन रहा है, सोल्डर ज्वाइंट अच्छा नहीं बन रहा है, या गीलापन आ रहा है, या मॉइस्चर की प्रॉब्लम हो रही है, फ्लक्स की प्रॉब्लम। तो ये क्या है? क्यों हो रहा है? तो इनसफिशियंट टाइम टेम्परेचर से हो रहा है। इनसफिशियंट टाइम और टेम्परेचर से, जब आप ज्यादा समय तक के लिए आप सोल्डरिंग करोगे तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, और अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम क्या, इसका आंसर हो जाएगा इनसफिशियंट टाइम और टेम्परेचर। लॉन्गर प्री हीट जोन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बताया प्री हीट जोन हमेशा लॉन्गर होता है और साथ ही ये ज्यादा समय लेता है, यहाँ पे हम ज्यादा समय लेते हैं। ठीक है, थर्मल जोन से कोई मतलब नहीं है इसका, हाई रैपअप रेट से भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इनसफिशियंट टाइम और टेम्परेचर की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब देखो, जिस आईलेट की बात कर रहे थे वो यहाँ पे है, इसका सवाल देखते हैं। पीटीएच सर्किट बोर्ड में, पीटीएच देखो फुल फॉर्म अगर पूछे तो प्लेटेड थ्रू होल, प्लेटेड थ्रू होल, ये प्रक्रिया थी। किस चीज की प्रक्रिया थी? पीसीबी माउंट करने की प्रक्रिया थी। अब पीटीएच की बात हो रही है। ठीक, यहां से हमने इसका पहले अपने फुल फॉर्म देखा, हाउ द डैमेज वायर्स इन पीटीएच सर्किट बोर्ड आर रिपेयर्ड। कैसे वापस से रिपेयर किया जाता है? पीटीएच सर्किट बोर्ड में क्षतिग्रस्त वीआईपी की मरम्मत कैसे की जाती है? तो हम यहाँ पे आईलेट यूज करते हैं। जैसे पीसीबी हमारी खराब हो गई तो उस आईलेट को वापस वहां से लगा देंगे ताकि मेटल कांटेक्ट अच्छे से कंपोनेंट का बन जाए। तो क्या करेंगे हम? यूज आईलेट्स। जंपर लगा करके नहीं यूज करते हैं। ठीक, पीसीबी को रिप्लेस कर देंगे। कितने पीसीबी रिप्लेस करोगे भाई? पैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जंपर हम टेम्पररी यूज करते हैं, टेम्पररी काम के लिए हम जंपर यूज कर लेते हैं। कनेक्टर हम नहीं लगाएंगे। ठीक, क्या यूज करेंगे हम? पीसीबी में कॉन्टैक्ट बनाना है, सिंपल सी बात है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यूज आईलेट्स। ठीक है, और ये सवाल देखते हैं आज का आखिरी सवाल। इसमें क्या पूछ रहा है?
व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ रिवायरेबल HRC फ्यूज। अब बताइए पहले तो फ्यूज, यहाँ पे क्या आता है पहला सवाल, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज क्या होता है? अगर एक लाइन में जवाब देना तो क्या कहेंगे, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है या सेफ्टी डिवाइस है? क्या है? प्रोटेक्टिंग डिवाइस या सेफ्टी डिवाइस। एक लाइन में अगर जवाब देना है तो फ्यूज क्या है हमारा, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है या एक सेफ्टी डिवाइस है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ, फ्यूजिंग फैक्टर पे अभी चलेंगे, ऑफ रिवायरेबल HRC फ्यूज। अब देखो यहाँ पे नाम लिया है रिवायरेबल, W, रिवायरेबल फ्यूज। अब फ्यूज में भी दो प्रकार के होते हैं, कार्टेज, ठीक है, ये हम टाइप्स में पढ़ेंगे। तो अभी ये जान लो, रिवायरेबल फ्यूज और कार्टेज फ्यूज। फ्यूज ये आपने देखा होगा, इसका नाम सुना होगा, और इसको भी, इसको हम बार बार अपने से भी घर पे बना सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को हटा करके नया एलिमेंट लगा करके। अब हमें और क्या जानना है फ्यूजिंग फैक्टर तक पहुंचने से पहले, इसके पहले पहुंचने से हम ये जानना चाहते हैं, एक मिनट। अब हमने जान लिया फ्यूज क्या है, हमें पता चल गया फ्यूज क्या है। अब हमें जानना है फ्यूजिंग फैक्टर, मान लेते हैं यहाँ पे पहुंचना है। उससे पहले जान लेते हैं फ्यूज में होता क्या क्या है। तो क्या क्या होता है, फ्यूज एलिमेंट क्या होता है, फ्यूज एलिमेंट देखा होगा आपने, फ्यूज देखे होंगे, तो उसमें जो बेस होता है, फ्यूज बेस, फ्यूज कैरियर, ठीक है, ये दो चीज और जान लो। फ्यूज बेस होता है जिसमें हमारा, ये इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूज बेस कहेंगे, जिसमें हमारा एलिमेंट लगा होगा। यहाँ पे आपको एक वायर दिखा होगा, यहाँ से बीच से उठा होगा और ये वायर ऐसे जाता होगा और यहाँ आया होगा। तो ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूज एलिमेंट। यही क्या होता है, बार बार चेंज किया जाता है, क्या कर सकते हैं हम इसको, बार बार चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं रिवायरेबल, ठीक है। फ्यूज बेस क्या होता है, जो ये नीचे वाला पार्ट होता है जो फिक्स होता है, जो पार्ट फिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज बेस कहते हैं। अब क्या बचा हमारा, फ्यूज कैरियर। फ्यूज कैरियर क्या होता है हमारा, जो ऊपर का पार्ट होता है, जो हम निकालते हैं, जो हम फ्यूज से निकालते हैं, वो हमारा फ्यूज कैरियर होता है, ठीक। अब एक चीज और जान लो, फ्यूजिंग फ्यूजिंग करंट, ठीक है। फ्यूजिंग करंट के साथ साथ आप ये भी जान लो, फ्यूजिंग करंट और रेटिंग करंट, ठीक, फ्यूजिंग करंट और रेटिंग करंट। रेटिंग करंट जो ऑलरेडी फ्यूज पे मेंशन होता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर, हमारा वो क्या होता है, ऑलरेडी मेंशन होता है। रेटिंग करंट हमारा फ्यूज पे मेंशन होता है, और फ्यूजिंग करंट हमारा कि कितना वो सहन कर सकता है, ठीक है। तो एक चीज जान लो, HRC फ्यूज का हमारा आंसर तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है, 1.1 हमारा इसका फ्यूजिंग फैक्टर हो जाएगा। अब यहां से फॉर्मूला निकालेंगे हम फ्यूजिंग फैक्टर का। फ्यूजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट, ठीक है, रेटिंग करंट या रेटेड करंट, जितना हमारा फ्यूज पे छपा होगा रेटेड करंट और फ्यूजिंग करंट, इन दोनों का हम डेसिमल ले लेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे, तो क्या हमें मिल जाएगा, HRC का, किसका, HRC का 1.1, HRC फ्यूज का पूछा है ना, 1.1 फ्यूजिंग फैक्टर होता है। फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, 1.4 से लेकर के 1.7 तक होते हैं। कहां से कहां तक, 1.4 से 1.7 तक मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारा रेटिंग करंट है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, जरूर पूछिएगा, और वीडियो समझ में आएगी तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।